हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में ये आपका क्या है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले आपको पढ़ाया गया है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें जो है बात की गई है पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के विषय में। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में के विषय में पार्ट 1 में हमने बताया था कि ठोस द्रव गैस के आकार में क्या संबंध है, आयतन में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और गैस के विषय में क्या है कि गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसके बाद बात है घनत्व की। तो घनत्व ठोस का सबसे अधिक होता है और द्रव की बात करें ठोस से कम होता है और इसका सबसे कम होता है गैस का घनत्व। इसके बाद है बहाव का गुण कि कौन बहता है, तो यहाँ नहीं पाया जाता है, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव और गैस में पाया जाता है। इसके बाद संपीडिता। संपीडिता का मतलब दबा सकते हैं कि नहीं, तो ठोस में नहीं होता है। संपीडिता का गुण ठोस में नहीं होता है, सामान्य केस में नहीं होता। और द्रव में देखें, द्रव में जो है संपीडिता का गुण होता है, बहुत कम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद यहाँ है विसरण की बात। ये अगला पॉइंट है आपका विसरण। विसरण के विषय में मैंने चर्चाएं की है कि विसरण का मतलब है फैलना, सामान्य केस में फैलना है, हालांकि इसका वास्तविक परिभाषा नहीं, मैं इसे बता दे रहा हूं बस। विसरण का मतलब फैलना, और फैलने की जो दर होती है गैस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव होता है, उसके बाद ठोस। उसके बाद यहाँ बताया गया कि तरल पदार्थ किसे कहते हैं। हालांकि मैं बताया था, ऐसे परिभाषा लिखवा दिया मैंने कि वे सभी पदार्थ जिनमें बहाव का गुण पाया जाता है क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ। और बहाव का गुण किसमें पाया जाता है, द्रव में और गैस। तो यही लिखा गया कि सभी द्रव और सभी गैसें वो क्या है, तरल पदार्थ। इसके बाद मैं चर्चा करता हूं वाष्प में और गैस में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा बता रहा हूं। इसके बाद हवा में और वायु, इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान दें आप। वाष्प में और गैस में क्या अंतर है कि समझे आप लोग, मिटा दो तो बताऊं। ये हो गया ना कई वाला, ये लिख लिया ना तो। ध्यान दें आप, गैस किसे कहते हैं। देखो, अगर कोई वस्तु सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो उसे गैस कहेंगे आप। सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप, मुझे ये भी लिखवाना चाहिए। सामान्य या कमरे का ताप कितना होता है, या कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को लिखते हैं 298 केल्विन। अच्छा, क्या आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे? चलिए, मैं सिखा भी दूंगा अभी आपको, थोड़ा बता दूंगा कि कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और कैसे केल्विन या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नहीं सीखा होगा आपने, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सिखा दूंगा अभी। पहले ये पढ़ा लो, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, मैंने बताया ना, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स। छोड़ दें, टॉपिक के हिसाब से छोड़ दो, जितना दिया है उतना पढ़ाएं, नहीं दिया है मत पढ़ाएं, तो फिर टॉपिक छोटा हो जाएगा। लेकिन जानकारी होनी चाहिए। आप यहाँ जानकारी के दृष्टिकोण से पढ़ें कि आपको जानकारी होनी चाहिए, तो भी मैं सिखाऊंगा कैसे बदलते हैं। फिलहाल यही रहे आप। आपका हेडिंग क्या होगा कि वाष्प और गैस, वाष्प व गैस। हालांकि आपको एक ही मानते हैं दोनों को, वेपर्स, वाष्प बोलते हैं वेपर्स, एंड गैसेस।
क्या डिफरेंस है? तो बोलते हैं यदि कोई वस्तु सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो उसे गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोई भी वस्तु है, अगर वो गैस में पाई जा रही है, जिस अवस्था में पाई जाएगी उसी के हिसाब से उसका नाम देंगे। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव है तो द्रव बोलिए आप, कि हमेशा के लिए द्रव बोलेंगे, जो द्रव होगी। ठोस है तो ठोस बोलेंगे आप, गैस है तो गैस बोलेंगे। यदि कोई वस्तु सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो उसे गैस कहा जाता है। गैस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है गैस के? जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन गैस हो जाए, N2 हो जाए, लिख रहा हूं ऐसे ही, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी है, हाइड्रोजन, ETC, ये सब आपकी गैसें हैं जो कि सामान्य ताप पर गैस में ही रहती है, गैसीय अवस्था में रहती है। फिर वाष्प किसे कहेंगे? वाष्प भी गैस है, बता रहा हूं, वाष्प भी गैस। लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, यदि कोई वस्तु सामान्य ताप पर ठोस या द्रव अवस्था में पाई जाए या जाए, चलो जाए लिख दे रहा हूं, पाई जाए, किंतु ताप बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, पाई जाए, किंतु ताप बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लिखा परिवर्तित हो जाए, वाष्प कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है। जो वाष्प पर ध्यान जाता, जो वाष्प बनी है वो गैस होती है, लेकिन वाष्प शब्द यूज किसके लिए करते हैं? कि अगर कोई वस्तु सामान्य ताप पर ठोस या द्रव अवस्था में पाई जा रही और ताप बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ाने के बाद अगर गैस बन रही है तो उसका नाम वाष्प है। हाँ, ये डिफरेंस। हालांकि वो गैस है, बात नहीं, वाष्प गैस है, लेकिन वाष्प और गैस में यही डिफरेंस है कि गैस सामान्य ताप पर भी गैस होते हैं, लेकिन वाष्प सामान्य ताप पर वाष्प नहीं होते, या तो वो द्रव होंगे या तो वो ठोस। इसी एग्जांपल जैसे आपका देख लो ना, अरे पेट्रोल का ही देख लो, पेट्रोल को अगर आप ना छोड़ देंगे बाहर, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। सुना होगा आपने कि पेट्रोल को पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उड़ना शुरू हो जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो जब वाष्प बनेगा, वाष्प कहेंगे। पेट्रोल तो द्रव है ना, लेकिन जब वो गैस में बदल जाएगा, जब वो गैस में बदलेगा उसे वाष्प कहेंगे। जैसे मान लें जली है, द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जल सूखता है ना,
कब कैसे सूखता है? वही वाष्प बदलता है जल, वाष्प में बदल के उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो ये है, तो जो बनेगा वो वाष्प होगा। हाँ, उसके हिसाब से आप नाम भी दे सकते हैं। अगर जल से बना है वाष्प तो बोलेंगे जल वाष्प। क्या बोलेंगे? हाँ, अगर वो पेट्रोल का है तो बोलेंगे पेट्रोल का वाष्प है। लेकिन आप अपने आसपास जल का ही देखते हो, वाष्प तो आप हमेशा बोलते हैं जल वाष्प। और कई कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन भी है कि वाष्प हमेशा जल का होगा और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन ये समझे आप लोग, कंफ्यूजन ना हो, बस ये समझे आप कि अगर वो ठोस या द्रव अवस्था में है, गैस में बदल गया है तो वाष्प है। तो जरूरी नहीं कि द्रव ही है तुम्हारा, अब पानी ही हो, कोई भी वस्तु हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। हाँ, अल्कोहल हो सकता है, स्पिरिट। हाँ, अच्छा देखिए ध्यान से, क्या है, यदि कोई वस्तु सामान्य ताप पर ठोस या द्रव अवस्था में पाई जाए किंतु ताप बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं? वाष्प। ठीक है, इसको लिखें आप। देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि हवा में और वायु में क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं जो वायु नहीं है, वायु में बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी बता भी दे रहा हूं मैं। वायु में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आर्गन भी होता है कुछ मात्रा में, बहुत सारी गैसें होती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर बात करूं मैं वायु की, तो वायु में क्या होता है? बहुत सी गैसें होती है। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन वगैरह भी होते हैं, जिसमें से ज्यादा मात्रा में ये होता है, ये 78% होता है, वो 21% होता है, ये 0.03% होता है। आप उतना फोकस ना करें, ये 21% होता है। ये कितना हो गया? पूरा 99 हो गया। अब जितना 1% बचा, 1% में सब गैसें बहुत सारी रहती हैं। तो वायु में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वायु क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो आप जानते हो वायु शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। आप ध्यान दें, अभी अगले पार्ट में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि आप अपने भाषा में शुद्ध अशुद्ध किसे कहते हैं, और वास्तव में साइंटिफिक साइंस के हिसाब से शुद्ध अशुद्ध क्या हो। आपके हिसाब से शुद्ध अशुद्ध क्या है, और साइंस में कैसे जानेंगे शुद्ध अशुद्ध क्या है। आप तो बोलेंगे कि वायु शुद्ध है। आप किसी वस्तु को शुद्ध तब मानते हैं, देखते हैं अगर उसमें कंकड़ वगैरह ना हो तो बोलेंगे शुद्ध है। आपके हिसाब से गंदगी ना हो, बोले शुद्ध है। ठीक है, तो वास्तव में ये नहीं, शुद्ध की परिभाषा ऐसा नहीं, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां रहिए आप। अब देखो, मैं हेडिंग कर रहा हूं वायु और हवा। वायु को अंग्रेजी में बताइए क्या कहते हैं? एयर। जानते रहे वायु व हवा, अंग्रेजी है एयर एंड विंड। विंड का मतलब हवा। परिभाषा जानते हैं क्या? यही बोलते हैं कि वायु क्या है? वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण। मिश्रण वो भी कौन से जानते हैं? समांगी मिश्रण। वायु समांगी है, विषमांगी नहीं। मैं तो लिख देना वैसे ही, लेकिन आप जानते रहे बस मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण है। और हवा क्या है?
वायु क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का समांगी मिश्रण। और जब यही वायु बढ़ती है, जैसे ना आप कहीं भी होते वायु होती है, घर में है वहां भी वायु गैसें होती है, लेकिन आप नहीं कहते हवा है। जब वही चलती है, हाँ, जब वायु गति करती है उसे बोलते हैं हवा। बहती हुई वायु को हवा कहते हैं। ये परिभाषा है, ठीक है। बहती हुई, या इसको गति करती हुई भी कह सकते हैं ना। बहती हुई वायु को हवा कहा जाता है। यही डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हाँ, कुछ इसके पढ़ाने से पहले, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को पढ़ाने से पहले मैं कुछ गैसेस के नाम लिखा दे रहा हूँ, गैसों के नाम, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ। कुछ गैसों के एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक एलपीजी, एक है सीएनजी, एक गैसेस के एग्जाम्पल है। ऐसा ना कहे कि बहुत, इसके अलावा तो ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है। लेकिन आपको पता है कि एलपीजी, जैसे CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका अणुसूत्र मालूम है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है। अब वही आपसे पूछे एलपीजी में क्या है, आपसे पूछे कि एक होता है सीएनजी, उसमें क्या है? सीएनजी में कौन सी गैस, एलपीजी में कौन सी गैस, ऐसा पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? तो मैं इसको नोट में करके लिखा रहा हूं, नोट, ठीक है। देखिए आपका एलपीजी है, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक आपका होता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड का हिंदी है संपीडित। कॉम्प्रेस का मतलब संपीडन होता है, कॉम्प्रेस, ठीक है। तो यह है संपीडित, प्राकृतिक गैस। इसमें होता है CH4, इसका नाम है मीथेन। कौन सी गैस होती है? हाँ, सीएनजी में मीथेन गैस है। सीएनजी में कौन सी गैस है? मीथेन। इसका फुल फॉर्म होता है द्रवीकृत, द्रवित नहीं। आपके बुक में लिखा हो शायद द्रवित, लेकिन द्रवित नहीं लिखना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि देखो भाई, एलपीजी क्या है? एक प्रकार की गैस, लेकिन इसको जो आपने देखा बॉटल्स वगैरह देखा होगा, सिलेंडर की बॉटल्स आपके घर आती है, इसमें एलपीजी होता है, जो मतलब वो गैस ही है, लेकिन उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, अगर ध्यान दे, अगर वो खुद लिक्विड होती तो बोलते नॉर्मल लिक्विड, ये लिक्विड है, लेकिन वो गैस थी, उसको द्रव में बदला गया। तो अगर आप गैस है, ध्यान दें, अगर किसी की वास्तविक अवस्था गैस है, वास्तविक अवस्था क्या है? गैस है, और उसको द्रव में कन्वर्ट किया जा रहा है, गैस को द्रव में बदला जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं द्रवीकरण। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी लिक्विफिकेशन, अंग्रेजी लिक्विफिकेशन।
ठीक है, कि अगर गैस को द्रव में बदला जा रहा है, द्रव नहीं है, गैस है उसको द्रव में बदला जा रहा है तो उसको बोलते हैं द्रवीकरण। इस ध्यान दीजिए आप, तो क्या बोला गया है कि जितना भी गैस हो, संपूर्ण गैस है, अगर वो द्रव में बदल जा रहा है, संपूर्ण गैस के द्रव में परिवर्तित हो जाने पर, परिवर्तित हो जाने पर उसे जानते क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं द्रवीकृत, द्रवीकृत गैस कह सकते हैं कि गैस है उसी के द्रव में बदल गया है। अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड गैस। तो ये वास्तव में लिक्विड नहीं होता, गैस होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, तो वहां लिक्विड नहीं लिखना, आपको लिखना लिक्विफाइड, लिक्विफाइड गैस कहा जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख देना फुल फॉर्म इसका। इसका फुल फॉर्म होगा द्रवीकृत, द्रवीकृत पेट्रोलियम, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसमें जानते कौन कौन सी गैस होती है? लिख देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पाया जाता है प्रोपेन व ब्यूटेन, प्रोपेन व, प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, नहीं रटना फार्मूला आपको, और इसमें इसका फार्मूला है C4H10, जिसमें ज्यादा होता है, दोनों का मिश्रण होता है, प्रोपेन भी होता है ब्यूटेन भी होता है। ठीक है, जिसमें ब्यूटेन क्या होता है? ज्यादा होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह में भी ब्यूटेन ज्यादा होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है जिसमें ब्यूटेन ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना अधिक कार्बन होता है प्रदूषण उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक कार्बन होगा ना, जो कार्बन होगा जलने के बाद, ये जलते हैं ना, ये जलते हैं, सीएनजी भी जलता है, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। गाड़ी में देखिए सीएनजी का यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं, ईंधन के रूप में जलता है। तो जलने के बाद जितना कार्बन होता है उतना अधिक CO2 बनता है। एक कार्बन तो एक CO2 बनेगा, यहां 3 कार्बन 3 CO2, 4 उधर है, मतलब ये है कि ये ज्यादा CO2 उत्पन्न करेंगे और ये कम CO2 उत्पन्न करेगा। इसको बोलते हैं कि ये प्रदूषण के दृष्टिकोण से बढ़िया है, मतलब ये प्रदूषण नहीं करता। जितना कम CO2 उत्पन्न होगा प्रदूषण उतना ही कम होगा, और जितना अधिक CO2 उत्पन्न होगा प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। तो प्रकृति के दृष्टिकोण से एलपीजी से बेहतर क्या होता है? सीएनजी होता है। ये कम प्रदूषणकारी होता है, और ये क्या होता है? एलपीजी ज्यादा प्रदूषणकारी होता है सीएनजी की तुलना में। इसको लिखे फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग, अब आपको पढ़ाया जाएगा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि कैसे आप पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आप, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे करेंगे? एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने के लिए 2 इफेक्ट कार्य करते हैं, एक है ताप और एक है दाब। या तो आप ताप में परिवर्तन करें या तो आप दाब में परिवर्तन करें, तो आपको क्या होगा? आपको मिलेगी कि एक अवस्था जो है दूसरी अवस्था में बदल रही है। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ प्रश्न भी है, जैसे आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है कि आप जो है रबर बैंड को क्या कहेंगे? रबर बैंड क्या है? ठोस है कि द्रव? ठीक है, और आपका एक प्रश्न दिया गया है, चीनी या नमक, ये ठोस मानते हैं आप,
लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, उसको पढ़ा के फिर मैं बताऊं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऐसा प्रश्न हो कि पूछा जाए कि रबर बैंड क्या है। हालांकि आप जानते हैं ठोस, रबर बैंड को ठोस कहा जाता है। कोई बोले क्यों? आपने कहा है कि ठोस के आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, यही कहा है, लेकिन उसको तो बदल सकते हैं, उसका आकार बाह्य बल लगाने पर उसका आकार बदल जाता है। लेकिन बोलते हैं बाह्य बल लगाने पर बदलता है ना। जैसे ही बाह्य बल हटा लेंगे, आप बाहर से बल हटा लेंगे, फिर से वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, अर्थात उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आकार फिक्स रहा, तो आप उसे ठोस कह सकते हैं। आकार फिक्स रहा, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि रबर बैंड पर बाह्य बल लगाने पर इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, किंतु बाह्य बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। इस प्रकार यह ठोस है, क्योंकि आकार नहीं बदला। इस प्रकार यह क्या है? ठोस है, यह ठोस है। एक और प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए कि चीनी या नमक के क्रिस्टल ठोस हैं, क्यों? कोई पूछे चीनी या नमक के क्रिस्टल ठोस हैं, क्यों? इनको भाई ठोस क्यों कहा जाए? ठीक है, क्या है कि आप इसको किसी भी आकार के बर्तन में रखो, चीनी या नमक के टुकड़ों को आप किसी भी आकार के बर्तन में रखें, सब में चला जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि गोलाकार में जाएगा और लंबाकार कोई बर्तन उसमें नहीं जाएगा। हर प्रकार के बर्तन में, हर आकार के बर्तन में ये चले जाते हैं, ठीक है। फिर भी इन्हें ठोस क्यों कहा जाए? आपने कहा कि ठोस का आकार नहीं बदलता है, लेकिन ध्यान दें आप, इनको ठोस कहने की वजह क्या है कि भाई इनके कण छोटे हैं, ठीक है। जब आप इनके कणों को अलग अलग आकार के बर्तनों में रखते हैं कि ये कण उसी के आकार में समाहित हो जाते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इनके कणों के आकार में जो कण हैं उनका आकार नहीं बदलता है। भाई अगर जितना बड़ा उसका कण रहेगा, जिस आकार का रहेगा, हर प्रकार के बर्तन में डालिए उसका आकार वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका आकार बदल जाएगा अलग अलग बर्तनों में। भाई चीनी या नमक के जो क्रिस्टल हैं, जिस आकार के हैं, आप उसको चाहे जिस प्रकार के बर्तन में रखिए, उनके कणों के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बोलते हैं चीनी या नमक के क्रिस्टलों को किसी भी आकार के बर्तन में रखा जाए, लेकिन इनके कणों का आकार
परिवर्तित नहीं होता है, इस प्रकार ये क्या है, ठोस है, ठोस कह सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा जाता है, ये इसका आंसर था। इसका आंसर क्या होगा, चीनी या नमक के क्रिस्टलों को किसी भी आकार के बर्तन में रखा जाए या आकार के बर्तन में रखने पर, अब ज्यादा वर्ड बेहतर होगा पात्र कहें, बर्तन से बेहतर वर्ड होगा पात्र। किसी भी आकार के पात्र में रखने पर इनके क्रिस्टलों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार ये क्या है, ठोस है। इस प्रकार ये ठोस है। ठीक है, यहां एक और प्रश्न है, स्पंज ध्यान दें, स्पंज क्या है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है स्पंज क्या है। ठीक है, इसको भी दबा सकते हैं आप। आपने कहा है कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन आप स्पंज को दबा सकते। ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उसमें जो है छोटा छोटा छिद्र होता है। स्पंज में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसमें वायु भरा रहता है। तो आप जब उसको दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, तो वायु के बाहर निकलने की वजह से उसको दबाना संभव है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हटाएंगे आप, वायु भर जाएगा, फिर से वहां पर ही पुरानी आकृति या आकार में सकें, आकार में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर भाई आकार तो नहीं बदला ना, बल हटा लो, आकार वही हो जाए फिर से। तो जब आकार हमेशा के लिए बदल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि भाई ये हो गया है, ये आपका हो चुका है द्रव कह सकते हैं, या गैस, जो भी कहना हो। ठोस नहीं तब कहेंगे, ठोस तब नहीं कहेंगे जब उसका आकार हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन यहाँ क्षणिक घटनाएं कुछ क्षणों के लिए हो रही हैं, लेकिन बाह्य बल लगाने पर, बाह्य फोर्स लगाने पर हो रही हैं। जैसे ही फोर्स हटा लिया जा रहा है, बल हटा लिया जा रहा है, ये फोर्स फिर से अपनी मूल आकार में आ जा रही है। तो यही लिखा जा रहा है, लिख लिया आप लोग फटाफट। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है, बल लगाने पर वायु के कणों के बाहर निकल जाने के कारण ही इनका संपीड़न संभव होता है, किंतु ये ठोस होते हैं।
किंतु ये ठोस होते हैं। लिख ले आप लोग तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी आपको जो है पढ़ाया जाएगा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि आप कैसे पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ताप या दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि आप ताप बढ़ाकर जो है ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, फिर द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो गैस में बदल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए गैस है, गैस पे दाब लगाइए आप, तो दाब लगाने पर कण पास आएंगे तो गैस बदल जाएगा द्रव में। अगर फिर आप द्रव पे दाब लगाते हैं तो द्रव के कण और पास आएंगे, फिर वो किस में बदलेगा? ठोस में। तो यही है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में और द्रव पुनः गैस में बदल जाता है। और यही आप दाब बढ़ाइए तो दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में, और द्रव फिर से एक दाब बढ़ाएगा तो कहां बदल जाएगा? ठोस में। गैस पर दाब लगाएंगे तो कण पास आएंगे, द्रव में बदलेगा। द्रव पे दाब लगाएंगे तो कण और पास आएंगे, फिर द्रव कहां बदलेगा? ठोस में। पास आएंगे तो फिर ठोस में बदल जाएगा। अब यही बता रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ठोस हो, ठोस पर ताप बढ़ाएं, ठोस को गर्म करें आप, ताप को आप उष्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठोस को ताप या उष्मा दिया जाए तो बदलेगा द्रव में। कहां बदलेगा? द्रव में। और फिर अगर द्रव को ताप दिया जाए या उष्मा दिया जाए, उष्मा का मतलब गर्म, ताप का मतलब भी वही गर्म है, तो गैस में बदलेगा। अगर मान लीजिए गैस है, गैस को दाब लगाया जाए, गैस पर दाब लगाया जाए तो कण थोड़े से पास आएंगे और गैस कहां बदलेगा? द्रव में बदल जाएगा। गैस पर दाब लगाइए, द्रव में बदलेगा। द्रव पर फिर से दाब लगाए तो गैस कहां बदलेगा? द्रव कहां बदलेगा? ठोस में। गैस पर दाब लगाएंगे, द्रव में बदलेगा। द्रव पर दाब लगाएंगे तो वो ठोस में बदलेगा। हाँ, गैस को द्रव में परिवर्तित करने का एक और तरीका है कि आप उसको ठंडा कर दो। गैस को ठंडा कर दें आप तो बदल जाएगा द्रव में। द्रव को ठंडा करो, कहां बदलेगा? ठोस में। ये दाब का है, ठंडा का भी हो सकता है कि आप इसको कह सकते हैं ठंडा करें आप। गैस को ठंडा करो, द्रव में बदलेगा। द्रव को ठंडा करें तो ठोस में बदलेगा। हालांकि बात आप ताप और दाब पे फोकस करो,
लेकिन ये दो ऊष्मा ताप को ऊष्मा भी कह सकते हैं। गैस को द्रव में बदलने का तरीका एक दाब है कि दाब लगाइए या ठंडा भी करें आप। द्रव को ठोस में बदलने का तरीका है दाब लगाओ या ठंडा करो। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इतना पढ़ के आइए घर से बढ़िया से। इसके बाद की जो बातें होंगी कि ठोस द्रव में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे, इसके बाद की जो बातें होंगी वो क्या होगी कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का ठोस गैस में बदलना क्या कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का फिर ठोस में बदलना ये क्या कहलाता है। तीन से प्रोसेस के नाम दिए जाएंगे आपको, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाए, इनकी चर्चा अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में की जाएगी। उसका भी 3 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।